तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बात 2019 की है, तारीख 20 अगस्त। बेंगलुरु में जय कुमार जैन और उनकी फैमिली में 3 और लोग रहा करते थे। जय कुमार जैन राजस्थान के थे, एक बड़े बिजनेसमैन थे, कपड़ों में डील करते थे, साड़ियों का कारोबार था और इसी बिजनेस के चक्कर में वो राजस्थान छोड़कर पिछले 20 सालों से बेंगलुरु में रह रहे थे। माली हालत अच्छी थी। बेंगलुरु में एक उनका अपना बंगला था, घर में एक पत्नी, एक बेटा, बीवी और सभी खुशहाल थे। जिंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। 19 अगस्त की रात एक पौंडीचेरी में शादी थी, एक फैमिली मेंबर की शादी थी। तो जय कुमार जैन किसी वजह से जा नहीं पाए उस शादी में, तो उनकी पत्नी और बेटे इन दोनों को जाना था। बेटी ने भी शादी में जाने से मना कर दिया था। तो फिर जय कुमार जैन अपनी बीवी और बेटे को 19 अगस्त की रात को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाते हैं। छोड़कर वापस घर आते हैं और आने के बाद सो जाते हैं। अब 20 अगस्त की सुबह होती है। करीब 10:30 बजे के दरमियान अचानक जैन साहब के बंगले से धुआं उठना शुरू हो जाता है। जब धुआं उठने लगता है तो पड़ोसियों की नज़र पड़ती है आसपास के। वो देखते हैं कि उनके बंगले से धुआं निकल रहा है। तभी उन्हें एक चीख सुनाई देती है। ये चीख जय कुमार जैन की 15 साल की बेटी की थी। वो बेटी जो एक इंटरनेशनल स्कूल में बेंगलुरु के 10th क्लास में पढ़ रही थी। वो बदआवाज़ भागती है, हेल्प मांगती है। पड़ोसी सब आते हैं, देखते हैं धुआं है, फिर आग के शोले उनको दिखाई देते हैं। कुछ लोग उनके बंगले की तरफ जाते हैं। तभी एक और उनको लड़का दिखाई देता है। वो भी बंगले के अंदर से हाँफता हुआ बाहर आ रहा है और दोनों के हाथ पर भी जले के निशान, कुछ पैर भी जले हुए हैं। बदहवास लड़की बताती कि अंदर उसके पिता, शायद उन्हें किसी ने मार दिया है, कोई उन्हें जला रहा है। तब तक कुछ लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर देते हैं, कुछ लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच जाती है। वो जब अंदर जाती है तो देखती है कि धुआं बाथरूम से उठ रहा है और बाथरूम में एक लाश है। उस लाश को जलाने की कोशिश की गई थी। खैर, आग बुझा दिया गया। फायर ब्रिगेड वाले वहाँ से रवाना हो गए। अब पुलिस की टीम मौके पर है। अब पुलिस जब पहुँचती है तो देखती है कि बाथरूम के अंदर एक अर्ध जली लाश पड़ी है। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि 42 साल के जय कुमार जैन की थी। लाश पूरी तरह से जली नहीं थी, इसलिए जिस्म के कुछ हिस्से पर कुछ जख्म के निशान साफ दिखाई दे रहे थे और उसको देखकर लग रहा था किसी तेज धार हथियार से मारा गया। जय कुमार जैन को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। अब इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, पूछताछ करती है। इधर घर में सिर्फ उनकी बेटी, वो बिल्कुल बदहवास, शॉक्ड। अब पुलिस भी उस 15 साल की बच्ची से क्या बातचीत करे। तो बाकी फैमिली का पता किया गया। तब तक फिर पौंडीचेरी में खबर भिजवाई गई। वहाँ से जैन साहब की वाइफ और उनके बेटे शाम तक बेंगलुरु पहुँच जाते हैं। अब इधर पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है और इंतज़ार कर रही है कि किसी तरह से बेटी से कुछ शुरुआती ऐसी जानकारी मिल जाए। अब बेटी थोड़ी सी नॉर्मल होती है, पुलिस उससे पूछताछ करती है तो बेटी बताती है कि मैं सुबह सोकर उठी तो अचानक मैंने देखा कि बाथरूम से धुआं उठ रहा है। मैं गई तो वहाँ पे पापा को मैंने पड़े हुए देखा। मैं घबरा गई। फिर मैं भाग कर गई अपने एक पड़ोस में, किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए अपने एक दोस्त को, उस दोस्त को लेकर आई और हम दोनों ने आग बुझाने की कोशिश की। फिर लोगों की मदद मांगी, उसके लिए मैं बाहर निकली, चीखी और तब तक फिर फायर ब्रिगेड और पुलिस आ गई। अब पुलिस ने कहा वो दोस्त कौन है, तो पता चला कि पड़ोस में ही रहने वाला एक 19 साल का लड़का है जिसका नाम प्रवीण है। प्रवीण से पुलिस ने पूछताछ की तो प्रवीण ने कहा कि मेरे पास फ़ोन आया मेरी दोस्त का, उसने कहा ऐसे ऐसे है, तुम फ़ौरन आ जाओ, मदद करो हमारी। तो मैं भाग कर आया और जब यहाँ आया तो बाथरूम के अंदर वही चीज़ देखी और फिर हमने मदद के लिए पड़ोसियों को भी कहा कि बुलाओ। बस यही कहानी है। तो इन दोनों के बयान के हिसाब से उस बंगले में कोई बाहरी शख्स आया जिसने विजय कुमार जैन पर हमला किया, फिर लाश को जलाने की कोशिश की और वो भाग गए। अब यहाँ तक कहानी ठीक थी, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि अगर कोई शख्स बाहर से आया, उसने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद लाश को जलाने का मकसद समझ में नहीं आ रहा है। अमूमन लाश को जलाने की कोशिश तब की जाती है जब उसकी आइडेंटिटी, उसकी शिनाख्त मिटाने की कोशिश की जाती है या लाश ठिकाने लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ घर के अंदर बाथरूम में एक लाश को अनाड़ी की तरह कोई जलाने की कोशिश नहीं करेगा, जिसे पता है कि इससे धुआं उठेगा, आस पड़ोस के लोग अलर्ट हो जाएंगे। अब पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो पता चला उन्होंने कोई ऐसा शोर या कुछ ऐसी चीज़ सुनी ही नहीं। इधर तब तक फैमिली आ चुकी थी, सभी का रो रो कर बुरा हाल। उधर बेटी एकदम सदमे में, उसे अलग संभाला जा रहा क्योंकि उसने अपने डैड को उस आलम में देखा था।
लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं इन दोनों 15 साल की उस लड़की और उसके दोस्त 19 साल के प्रवीण के बयान पर शक हो रहा था। इसी दौरान में एक पुलिस वाले की नज़र प्रवीण के पैर पर पड़ी। जब उसने ध्यान से पैर को देखा, उसके हाथ कुछ जले हुए थे, कुछ उस लड़की के भी जले हुए थे, तो उसने देखा कि पैर के निचले हिस्से का, पंजे का, जहाँ पे उंगलियाँ होती हैं, ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा जला हुआ है, लेकिन उसका तलवा यानी कि नीचे का पार्ट कहीं जला हुआ नहीं है, वो ठीक ठाक है, चल रहा है। तो पुलिस को ये बड़ा अटपटा लगा। पुलिस ने फिर उससे पूछा कि ये बताओ, तुम्हारा ये पैर क्यों जला और ये ऊपर का हिस्सा नीचे का क्यों नहीं, क्योंकि तुमने तो शूज़ पहन रखा था। अब वो लड़का थोड़ा घबराता है, क्योंकि अगर आप जूता पहने हुए तो जूता जलेगा, और जब जूता जलेगा तभी पैर जलेगा, लेकिन यहाँ पैर का ऊपर हिस्सा जल रहा है और तलवा बिल्कुल ठीक है। तो लड़का कहता है कि नहीं, मैं चप्पल पहने हुआ था। पुलिस कहता है, पूछती है कि कौन सा चप्पल, कहाँ है, दिखाओ। अब वो चप्पल में ही कंफ्यूज, शूज़ उसका घर में रखा हुआ है, यानी कि उसने शूज़ उतार रखा था। अब अगर एक लड़की जो बदहवास है, जिसके घर में एक हादसा हो गया है, उसके डैड को किसी ने मारा है, जलाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसी सूरत में वो अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाती है, वो दोस्त बदहवास भाग कर आता है, तो आने के बाद जो हमारा ह्यूमन नेचर है वो ये है कि हम फ़ौरन उस शख्स को बचाने की कोशिश करेंगे, या जो भी मदद हो सकेगी वो करेंगे, न कि ये हम घर में आएंगे और पहले जूता उतारेंगे और फिर बाथरूम के अंदर जाएंगे। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं था। इसी एक जूते की और उस पैर के जलने की कहानी ने प्रवीण को पुलिस पर शक हो गया। प्रवीण अब पुलिस के रडार पर था। अब जब प्रवीण रडार पर आया तो फिर पुलिस ने कहा कि इन दोनों का नंबर लेते हैं। उसने प्रवीण का नंबर लिया, मोबाइल, और उस 15 साल की बच्ची का नंबर लिया, और अब उन दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने शुरू किए। जब कॉल डिटेल निकाला तो पुलिस हैरान रह गई। पता चला कि 19 अगस्त की रात 10 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक इन दोनों में कई बार बातचीत हुई, और ये नॉर्मल नहीं था। इससे पहले होती थी बात, बहुत सारे कॉल थे, लेकिन 19 अगस्त की रात कम से कम 10 बार से ज़्यादा बातचीत हुई। अब पुलिस को डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने अब बाकी लोगों से पता करना शुरू किया कि आखिर ये पड़ोसी प्रवीण और इस नाबालिग लड़की के बीच में क्या रिश्ता है। तो जो रिश्ता निकल कर आया वो ये था कि करीब 5-6 साल पहले, जब ये 15 साल की बच्ची स्कूल में थी, वहाँ के एक नामी इंटरनेशनल स्कूल में, उसी स्कूल में प्रवीण पढ़ता था। प्रवीण उससे 3 साल सीनियर था, लेकिन एक ही स्कूल में थे, दोनों में अच्छी दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई। फिर प्रवीण स्कूल से पास आउट हो गया और अब वो कॉलेज पहुँच गया। कॉलेज में उसने दाखिला ले लिया, जबकि ये लड़की अभी 10th का एग्ज़ाम देने जा रही थी। तो इन दोनों के इस रिश्ते की कहानी जब पुलिस को पता चली तो फिर पुलिस ने प्रवीण को उठाया, कहा आपसे पूछताछ करनी है। पुलिस ने प्रवीण से पूछताछ की। प्रवीण से जब पूछताछ की तो प्रवीण के जितने भी बयान थे वो शुरुआत से ही अलग अलग बयान दे रहा था। इधर अब पुलिस की ड्यूटी भी बड़ी अजीब होती है कि एक तरफ घर में कत्ल हो गया है, उसकी एक बेटी है, बेटी सदमे में है, लेकिन शक उस पर भी है। अब उससे पूछताछ भी करनी है, रिलेटिव, पड़ोसी, बाकी लोग क्या कहेंगे, और अगर वो लड़की बेकसूर निकली तो फिर पुलिस की तो वैसी फजीहत होगी, लेकिन ड्यूटी है। प्रवीण से पूछताछ के बाद अब पुलिस ने उसी घर में एक अलग कमरे में ले जाकर उस लड़की से पूछताछ की। उसने कहा कि तुम बताओ फिर से कहानी। अब उसने कहा कि मैं सुबह में, जब पुलिस ने पूछा कि ये हादसा हुआ तो तुम कहाँ थी, उसने कहा मैं बाहर गई थी। किस लिए? अपने एक दोस्त से मिलने। कौन सा दोस्त? अब वो नाम नहीं बता रही है। तो एक यहाँ पे फंसी। दूसरा फिर ये कि तुमने अपने दोस्त को कैसे बुलाया? उसने कहा फ़ोन किया था। कितने बजे? उसने कहा इतने बजे। उसने कहा तुम्हारे कॉल डिटेल में वो टाइम पे तुमने कॉल ही नहीं किया था। अब दोनों के जब बयान अलग अलग थे तो उन्हें भी एहसास हो गया कि ज़्यादा देर तक वो झूठ नहीं बोल सकते। इसके बाद पहले प्रवीण ने कहानी सुनाई, और जब प्रवीण की कहानी पुलिस ने उस लड़की को सुनाई तो लड़की के पास कोई चारा नहीं था, फिर उसने भी कहानी सुनाई। और जब इन दोनों की कहानी सामने आई तो एक ऐसी कहानी सामने आई कि सुनने के बाद क्या कहें, मतलब एक बेटी अपनी आज़ादी के लिए, एक बेटी जिसे उसका बाप उसकी भलाई के लिए टोकता हो, एक बेटी जिसको मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर रहने से रोकता हो, एक बेटी जो अभी सिर्फ 10th क्लास में है, जिसकी उम्र अभी 15 साल है, और वो 13 साल की उम्र से एक लड़के से प्यार करती है, और बाप को जब ये पता चलता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, और यही चीज़ बेटी को नागवार गुजरती है। जो पूरी कहानी थी वो ये थी
कि जब ये दोनों स्कूल में थे, प्रवीण और इस लड़की के बीच में दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदला, धीरे धीरे वक्त बीता। 19 अगस्त से 3 दिन पहले ये दोनों एक मॉल में मिले थे, और उस मॉल में जब मिल रहे थे, इत्तेफाक से जय कुमार जैन के एक दोस्त ने उन दोनों को मॉल में देख लिया। देखा तो उन्होंने बताया, चूँकि वो बच्ची थी, उन्होंने कहा कि वो अकेली थी, और मैं मिला भी उससे कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो किसी लड़के के साथ थी। विजय कुमार जैन को जब ये पता चला, जब ये रात को लौटी, तो उन्होंने उससे बहुत पीटा, एक बाप जैसे गुस्से में बच्चों को पीटता है। उन्होंने कहा, आज के बाद अगर तुमको देख लिया तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले भी उन्हें ये बात पता थी, तो मोबाइल तक उन्होंने छीन लिया था और बात करने नहीं देते थे। लेकिन उस लड़के ने, प्रवीण ने, चुपचाप एक मोबाइल दे दिया था उस लड़की को कि तुम इससे मुझसे बात क्या करो। अब वो बात करती, लेकिन बाप की टोका टोकी है, उसे लगता कि ये बंदिशें हैं। तो धीरे धीरे प्रवीण से बात कर करके उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो आज़ाद नहीं है, उसे आज़ादी चाहिए। आज़ादी घर के रोकने टोकने से, आज़ादी माँ बाप के रोकने टोकने से, आज़ादी जो वो करना चाहती है उसको कोई रोके टोके उससे, जबकि अभी वो बालिग भी नहीं थी। तो धीरे धीरे ये बात उसके दिमाग में इतना घर कर गई कि उसे लगा कि जो भी उसकी आज़ादी के बीच में आया उसे रास्ते से हटा दो। माँ फिर भी उसकी कहना मान लेती थी, पिता सख्त थे। फिर उसने एक रोज तय किया कि अगर पिता हमारी आज़ादी के बीच में दीवार है तो इस दीवार को गिरा दूंगी। अब वो प्रवीण से मिलकर अपने ही बाप के कत्ल की प्लानिंग करती है। उसे पता था कि 19 तारीख को उसकी माँ और भाई पौंडीचेरी जा रहे हैं एक शादी में, घर पे पिता अकेले होंगे, और इसीलिए उसने शादी में जाने से इनकार कर दिया। अब 19 अगस्त की तारीख आई, रात की ट्रेन थी। विजय कुमार जैन अपनी पत्नी और बेटे को स्टेशन छोड़ने गए, साथ में उनका एक और रिलेटिव था, चाचा। उन तीनों को ट्रेन में बिठाया, वापस आए। इधर जब वो स्टेशन गए तब तक बेटी बाहर निकलती है, एक मेडिकल स्टोर में जाती है, वहाँ से नींद की गोलियाँ खरीद कर लाती है और फिर घर पर आ जाती है। रात विजय कुमार जैन हमेशा दूध पीकर सोया करते थे, तो उस रात भी जब वो बेडरूम में गए सोने के लिए, तो बेटी ने दूध में 7 नींद की गोलियां मिला दी। अब इन सारी चीज़ों से अनजान बाप वो दूध पीता है, कमरे में जाकर सो जाता है। रात के अब करीब 12 बजते हैं। जैसे ही 12 बजा, लड़की ने प्रवीण को फ़ोन किया। उसने बताया कि मैंने दूध में नींद की गोली मिला दी है, मुझे लगता है कि असर हो गया होगा, अब तुम आ जाओ। फ़ोन के रखते ही थोड़ी देर में, चूँकि वो पड़ोस में रहता था प्रवीण, घर में आ जाता है, दरवाज़ा खुला था। अब दोनों बेडरूम में जाते हैं दबे पाँव, पहले ये चेक करने के लिए कि पिता होश में है या गहरी नींद में चले गए। तो पहले थोड़ा सा आवाज़ करती है अकेली बेटी जाकर, ताकि प्रवीण को न देखे वो। फिर वो हिलाती डुलाती है, कोई असर नहीं। फिर बाकायदा वो गाल पर थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। थप्पड़ मारने का 2 मकसद था एक साथ। एक ये कि अगर वो नींद की गोली का असर नहीं हुआ तो वो जाग जाएंगे, और दूसरा जो उसके अंदर गुस्सा था अपने बाप को लेकर, क्योंकि वो उसकी आज़ादी पे रोकते टोकते थे, तो थप्पड़ में मारी जा रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि कोई असर नहीं हो रहा है, उसके पिता उठ नहीं रहे, फिर उसने प्रवीण को इशारा दिया। प्रवीण अंदर आए, दोनों अपने पास चाकू लेकर आए थे। इसके बाद दोनों बेतहाशा उसी बेड पर एक साथ, यानी कि प्रवीण और वो लड़की, अपने बाप को चाकू से गोदते रहते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि इतने चाकू के जख्म दे चुके हैं कि अब जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तब वो रुकते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से नब्ज़ देखते हैं, धड़कन चेक करते हैं, और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब सब ठीक है, तो फिर अब वो तय करते हैं कि आगे क्या करना है। इसके बाद दोनों मिलकर लाश को बाथरूम में ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पहले उनको ये था कि अगर लाश को ले जाकर बाहर कहीं फेंक देते हैं, लेकिन वो बंगले में रहते थे, आसपास में कई गार्ड भी थे, और लाश को नीचे उतार कर ले जाना कोई भी देख सकता था, और उन्हें डर था कि अगर निकाल कर ले भी गए तो लेट नाइट कहीं कार की चेकिंग हुई और वो पकड़े गए तो भांडा फूट जाएगा। तो फिर प्लान ये हुआ कि काम करो, बाथरूम में ले चलते हैं, लाश को आग लगा देते हैं, और कोई पूछेगा तो फिर यही बताएंगे कि कुछ चोर या कोई और लोग घर में घुसे और उन्होंने आग लगाकर मार डाला। लेकिन अब आग कैसे लगाएं, घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। दोनों ने सुबह होने का इंतज़ार किया। पूरी रात दोनों अपना अकेले रहे घर में। पिता की लाश बाथरूम में पड़ी रही। सुबह जब 7 बजा, तब बेटी उठती है, प्रवीण को घर में छोड़ती है, बाहर से ताला लगाती है और पास के एक शॉप में जाती है। वहाँ से 3 बोतल पानी खरीदती है। पानी लेकर वो वापस घर आती है, पानी का बोतल खाली करती है। इसके बाद अब वही 3 बोतल लेकर वो नज़दीक के पेट्रोल पंप पे जाती है। वहाँ से 3 बोतल पेट्रोल लेकर आती है, उसी खाली बोतल में। फिर घर आती है।
अब उसके बाद ये होता है कि आग लगानी है बॉडी को। सुबह के करीब 10:15 बजे दोनों बाथरूम में अब जाते हैं। प्रवीण वो सारा पेट्रोल बॉडी पर डालता है। दोनों को अंदाज़ा नहीं था कि एक साथ इतना पेट्रोल डालने से आग की लपटें और धुआं कितनी तेज़ उठेंगी, और आग लगा देता है। जैसी आग लगा देता है, वो लगाता है, अचानक बाथरूम में पहले आग का शोरा उठता, फिर धुआं, दोनों घबरा जाते हैं। अब उन्हें यह भी है कि बचाते हुए भी दिखाना है, तो थोड़ा थोड़ा सा वो अपने आप के हाथ को भी उसी लौ में जला देते हैं। इधर चूंकि घर में घुसने के बाद, कत्ल करने के बाद लाश को जब बाथरूम में लाए तो दोनों ने बड़ी तसल्ली से पहले बेडरूम, बेडशीट, पूरे घर, हर चीज़ को साफ किया, हर चीज़ को धो डाला ताकि कहीं को खून का धब्बा दिखाई ना दे। और इस वजह से उसने अपने जूते भी उतार दिए थे। लेकिन जब वो आग से के पास था तब उसके पैर का ऊपरी हिस्सा थोड़ा जल गया था। और फिर उसी ने कहा कि अब उस लड़की को कि अब तुम भागो चीखते हुए ताकि पड़ोसी आए और फिर ये पता चले कि यहाँ कुछ हुआ है। तो वो बाहर गई, उसने चीखा, पड़ोसी आए, फायर ब्रिगेड वाले आए, पुलिस आई। लेकिन इन सारे तमाशों के बीच फिर सच सामने आ गया और ये पता चल गया बाद में। उस लड़की से जब पुलिस ने पूछताछ की तो लड़की ने ये स्टेटमेंट दिया, उसकी लाइन यही थी कि मुझे आज़ादी चाहिए थी और मेरे पापा मेरी आज़ादी के ख़िलाफ़ थे। वो मुझे हर चीज़ के लिए रोकते टोकते थे, मेरे दोस्त से मिलने के लिए रोकते थे, मेरा फ़ोन छीन लिया था और मैं ऐसे नहीं रह सकती थी। इसी आज़ादी की वजह से मैंने अपने बाप को मार डाला। अब उसका बयान दर्ज हुआ। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू ये था कि पुलिस इक़बाल जुर्म, बाकी सारी चीज़ें, जितने भी एविडेंस थे वो सब कलेक्ट कर लिए। लेकिन उधर एक माँ का दिल देखिए। माँ पुलिस वालों पर ये गुस्सा हो रही है कि आप मेरी बेटी को गलत फंसा रहे, मेरी बेटी कातिल है, वो अपने बाप को मार ही नहीं सकती, वो उससे इतना प्यार करती है। यहाँ तक कि FIR में बेटी का नाम लिखाने के लिए भी माँ तैयार नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से कपड़ा कारोबारी जय कुमार जैन के एक सबसे पुराने मुलाजिम को बुलाया गया और उनके बिहाफ पे FIR दर्ज किया गया। रिलेटिव किसी ने नहीं किया और फिर ये इन दोनों को अरेस्ट किया गया। लेकिन अगले कई दिनों तक माँ और पूरा परिवार इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि बेटी ने अपने बाप का कत्ल किया। इसी दौरान जब पुलिस कस्टडी में थी बेटी, तो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कि पूरा क्राइम सीन कैसे हुआ था, बेडरूम में कैसे मारा, फिर वॉशरूम बाथरूम में कैसे ले गए, पुलिस उसी बेटी को उसी के घर में लेकर जाती है। फैमिली मेम्बर घर में मौजूद हैं, माँ भी है। अब वो जहाँ जाकर अब पुलिस वाले उससे पूछ रहे हैं और वो बता रही है, प्रवीण बता रहा है, घर के मेंबर सुन रहे हैं। लड़की के चेहरे पे एक भी शिकन नहीं, एक भी अफसोस का भाव नहीं। वो पूरी कहानी नरेट करती है, माँ और घर वाले सुन रहे हैं। इसके बाद वो माँ से एकदम सपाट नज़रें मिलाती है और फिर पुलिस वाले उसे लेकर घर से निकल जाते हैं। उस दिन पहली बार माँ को यकीन हुआ कि पुलिस सही थी, बेटी ने ही अपने बाप को मारा। उससे पहले कोई मानने को तैयार नहीं था। तो एक आज़ादी के लिए जो एक बाप अपनी बेटी की भलाई के लिए चाहता था, बेटी ने ही अपने बाप को मारने की पूरी प्लानिंग की और आखिरकार मार भी डाला। ये थी अफसोसनाक कहानी। लेकिन इस कहानी का एक पहलू ये भी था कि जब यह कत्ल हुआ तब वो लड़की 15 साल की थी, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और वो लड़का 19 साल का था, प्रवीण अभी जेल में है। लड़की चूँकि माइनर थी, जेल भेजा नहीं जा सकता था, रिमांड होम में गई और अब वो आज़ाद है, बाहर है। लेकिन क्या माँ ने अपनाया, बाकी रिश्तेदारों ने अपनाया, हमने पता करने की कोशिश की, जानकारी मिली नहीं। जैसे इस पर अपडेट मिलेगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए कानून और हमारा सिस्टम कि जिसने ये सारी प्लानिंग की वो सिर्फ उम्र की वजह से बच गई, और जिसने इस प्लानिंग में उसका साथ दिया वो शायद ताउम्र जेल में रहेगा। ये थी आज की कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सावन वर्मा इनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सावन। साथ ही सुचि गुप्ता जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुचि गुप्ता जी और गुप्ता जी। और ये भेजा है हार्दिक कौशिक ने। मोहम्मद रफ़ीक अली साहब, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रफ़ीक जी। और ये अब्दुल रहमान उमैर, उन्होंने भेजा, उनके फादर हैं मोहम्मद रफ़ीक। अनुषा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनुषा जी। और ये भेजा है मौसमी पाल जी ने, शिशिर पाल जी ने, साथ ही शर्बनी एंड अनुपम पाल ने। हार्दिक मकवाना का भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे हार्दिक मकवाना साहब। और ये भेजा है जीवन मकवाना ने। इसके अलावा मोहम्मद अली शहबाज, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शहबाज। और ये भेजा है
अमीरा एंड महबूब बाशा ने, इन दोनों के बेटे हैं मोहम्मद अली शाहबाज। तो कहानी में आज इतना ही। कल संडे है, कल रात आज तक पर 11 बजे आप चाहे तो देख सकते हैं क्राइम कहानियां विद शम्स। और वैसे आपसे मुलाकात होगी मंडे को रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।